हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सीडीपी के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ना, सीडीपी और पेडागोजी के लिए। ठीक है, तो इससे पहले के 15 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इसके पहले वाली क्लास में, जो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है। समावेशी शिक्षा जो है क्या है, चलिए देखिए, ये शिक्षा का वह तंत्र है जिसमें विकलांगता व बिना विकलांगता वाले विद्यार्थी इकट्ठे पढ़ते हैं। ठीक है, फिर अगला क्या है, इसमें बहिष्करण, भेदभाव तथा भागीदारी और सीखने में अन्य बाधाओं को दूर करते हुए सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। देखिए, समावेशी शिक्षा वो होती है, समावेशी शिक्षा जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसमें सभी बच्चे जो हैं वो एक सामान्य विद्यालय में जाते हैं। उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो या वो विकलांग हैं, सामान्य बच्चे जो हैं वो सभी बच्चे जो हैं वो एक साथ विद्यालय में जाएं, ये कहता है समावेशी शिक्षा। ठीक है, इन्हीं दोनों ऑप्शन में आपके आंसर निकला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 होगा। क्या कहा गया है, देखिए इसमें 17 नंबर में, एक शिक्षिका को विविध बच्चों की कक्षा में जिसमें हाशिए पर समुदाय से आने वाले बच्चे भी शामिल हैं, तो उसे क्या करना चाहिए। हाशिए वो होते हैं जो, देखिए, रोड के किनारे जो लोग झोपड़पट्टी पे रहते हैं वो हाशिए कह सकते हैं। ठीक है, जिनका खुद का घर नहीं होता। देखिए ऑप्शन क्या दिए हैं कि सभी व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, सभी सांस्कृतिक भिन्नताएं मिटाने के लिए कार्य करना चाहिए, मानना चाहिए कि विभिन्नताएं कमियां नहीं हैं, उन बच्चों को जो वह बच्चे जो सीख सकते हैं को पहचान कर केवल उन्हीं पर ध्यान देना चाहिए। केवल उन्हीं पर ध्यान कैसे दे सकते हैं भाई, हमें तो सब पे ध्यान देना है ना। हमें क्या करना चाहिए कि हमें मानना चाहिए कि विभिन्नताएं कमियां नहीं हैं। जो उन बच्चों में विभिन्नताएं हैं कि वो हाशिए से आए, उनमें कुछ कमियां हैं, उसके अनुसार वो जो विभिन्नताएं हैं वो उनकी कमियां नहीं है क्षमता की। ठीक है, तो नज़रअंदाज नहीं करेंगे भाई, नज़रअंदाज क्यों करेंगे भिन्नताओं को। हमें ये मानना चाहिए कि विभिन्नताएं कमियां नहीं हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 18 है। क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कौन सी पद्धति एक समावेशी कक्षा में बच्चों के सीखने में सहायक होगी। प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, सहयोगात्मक संस्कृति, मानकीकृत, सख्त मूल्यांकन प्रणाली। कहीं भी सख्त मूल्यांकन नहीं करना है भैया, प्रतिस्पर्धा भी नहीं करना है। और मानकीकृत जो है ये भी एक नेगेटिव वर्ड आपका चला जाता है। बच्चों को सहयोगात्मक अधिगम के द्वारा हम उनमें समावेशी कक्षा में बच्चों के सीखने में सहायता कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। 19 नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है प्रश्न, निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसे गतिमान दिव्यांगता है की जरूरतों के अनुकूल उपयुक्त समायोजन है। मतलब उसको क्या समायोजन करना चाहिए। बाधा मुक्त वातावरण को सुनिश्चित करना, मेज कुर्सी को कम प्रतिबंधात्मक तरीके से रखकर आने जाने को सुगम बनाना, मूल्यांकन की विविध पद्धतियों का प्रयोग करना। तो ये कूट वाला आपका प्रश्न है, तो इसमें क्या लगाएंगे। अगर कोई बालक जो है, कोई विद्यार्थी जो है वो दिव्यांग है, गतिमान दिव्यांगता है, मतलब उसको चलने में दिक्कत होगी, है ना, गतिमान दिव्यांगता, तो बाधा मुक्त उसको वातावरण प्रदान किया जाए, मेज कुर्सी को कम प्रतिबंधात्मक करेंगे, मूल्यांकन की जो उसकी अनेक पद्धतियां हैं उनका प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो उपयुक्त तीनों हो जाएगा। ठीक है, तीनों सही है इसमें बात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, ये भी कूट बेस्ड है। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन कौन से हैं। बारंबार अभ्यास की आवश्यकता, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, जोखिम उठाना, लचीलापन, बोरियत के लिए असहिष्णुता। मतलब बालक में क्या करना है आपको, रचनात्मक के विशिष्ट संकेतक जो हैं वो कौन कौन से दिखते हैं। क्या किसी चीज़ का बार बार अभ्यास करने से रचनात्मक क्षमता बढ़ती है क्या, नहीं, ये तो बात नहीं सही है। ठीक है, फिर क्या है, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता। भाई असमर्थता क्यों होगी ध्यान केंद्रित करने में, समर्थता होती तो बात सही हो सकती थी। ठीक है, फिर जोखिम उठाना, किसी चीज़ को करने के लिए, हाँ भाई ये मुझे करना ही है, आए या ना आए, है ना, सीखेंगे तभी तो रचना होगी।
फिर उसके बाद लचीलापन भी होना चाहिए, ठीक है। रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक ये हैं कि लचीलापन भी होना चाहिए बच्चे में। फिर बोरियत के लिए असहिष्णुता भी। तो हम उपयुक्त ये 3 लगा देंगे, आपको ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 21 है। क्या बोल रहा है? प्रश्न कह रहा है, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को डैश और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी ऐसी होनी चाहिए डैश, ठीक है। सामाजिक रचनात्मक कक्षा की बात कही गई है, तो कैसी होनी चाहिए? गतिशील। देखिए तानाशाही कहीं भी शिक्षक नहीं होना चाहिए, तानाशाही जो होगा वो एक नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। फिर हम गतिशील वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। फिर देखते हैं क्या बोला गया, मेज व कुर्सी ऐसी होनी चाहिए जिसे खिसकाया जा सके, जो नियत हो। तो क्या करेंगे भाई, ऐसी होनी चाहिए जो एडजस्टेबल हो, खिसकाई जा सके। तो हम ऑप्शन फर्स्ट की ओर जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न ये आपका अभिकथन और तर्क पे आधारित है। ये क्वेश्चन जो है 4 से 5 आपके एक सेट में रखे जाते हैं 30 नंबर में। चलिए कथन कह रहा है कि अधिगम को केवल सीखने में स्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है। जो अधिगम है उसको केवल सीखने में ही स्थायी व मापा जाए यदि, तो ये एक समस्यात्मक है। तो ये बात आप कहेंगे केवल आ रहा है तो गलत है, लेकिन उसने समस्यात्मक बात तो बोली है, तो ये बात सही कही गई है, ठीक है। फिर तर्क क्या कह रहा है? तर्क कह रहा है कि सीखना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। तो ये भी बात सही है, कोई चीज़ सीखनी है नहीं तो ये एक जटिल प्रक्रिया है, कोई चीज़ आसानी से नहीं सीखी जा सकती। तो हम इसमें दोनों ही बात सही कही गई हैं और एक दूसरे से ये जुड़ी हुई भी हैं, व्याख्या भी कर रही हैं, ठीक है। क्योंकि अधिगम केवल सीखने में स्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है, ठीक है। दोनों चीज़ इसमें आ रही तो ये नेगेटिव नहीं है, आपका पॉजिटिव चला जाएगा, ठीक है। ये एक पॉजिटिव बात कही गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। 23वां नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर जोर डालता है? सीखने में पुनर्बलन की भूमिका, करके सीखने की महत्वता, सीखना एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, वेधन और यांत्रिक अभ्यास। तो अनुभवात्मक अधिगम जो है, करके सीखने पर, कहीं भी आपको आ जाए कि करके सीख रहा है बच्चा, खोज करके सीख रहा है, अन्वेषण करके सीख रहा है, तो वो मोस्टली आंसर जो है वो सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है भाई? प्रश्न कह रहा है कि जब छात्र जो है स्कूल की अपेक्षाओं के अनुसार प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होते हैं तो स्कूलों को सबसे पहले निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब छात्र जो हैं वो क्या है, सक्षम नहीं है प्रदर्शन करने पे, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इन बच्चों की कमी पर, माता पिता की आर्थिक पृष्ठभूमि पर, माता पिता की सामाजिक पृष्ठभूमि पर, स्कूल और कक्षा के वातावरण और लोकाचार पर। बच्चों की केवल कमी पर ध्यान नहीं देना है भाई, बच्चों में सुधार भी तो आपको करना है ना। तो ना ही आर्थिक पृष्ठभूमि पर, ना ही माता पिता की सामाजिक, आपको स्कूल का वातावरण, कक्षा का वातावरण अच्छा करना है, तभी तो बच्चा सीख पाएगा, ठीक है। ये बात सही हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। 25 नंबर में क्या कह रहा है प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक समाधान में स्वानुभावित के प्रयोग का वर्णन कर रहा है? लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया निर्धारित है। ये बात तो वैसे सही कही गई है। हम आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर क्या है, और फिर प्रत्येक उप लक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। छात्र लक्ष्य से शुरू करते हैं और अनसुलझी प्रारंभिक समस्या पर वापस आ जाते हैं। देखिए पहला ही ऑप्शन जो है वो एक तरीके से स्वानुभव की बात कह रहा है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया निर्धारित है, ठीक है। हम इस ऑप्शन की ओर बढ़ जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 26 नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी कार्यनीति एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में संवेगात्मक आत्मनियमनता को प्रोत्साहित नहीं करेगी? देखिए जरा एक साथ इसके ऑप्शन ले आते हैं। तो देखिए क्या है, विद्यार्थियों को अपनी भावनाएं पहचानने व उनकी अभिव्यक्ति में मदद करना,
फिर संवेगों में जूझने की नीतियों पर चर्चा, विद्यार्थियों को संवेगात्मक अभिव्यक्तियों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को पहचानने में मदद करना। देखिए, प्रोत्साहित नहीं करेगी ना, तो इसमें नेगेटिव बात ही आपको बतानी है। विद्यार्थियों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोत्साहित करना व लगातार तुलना करते हुए अविश्वास पर माहौल बनाना। तुलना करना एक नेगेटिव बात है ना आपकी, प्रोत्साहित करना व लगातार तुलना करते रहना। तो यही बात जो है सही कही गई है कि आत्मनियमनता को प्रोत्साहित नहीं करेगी। ठीक है, तो ये बात है। कौन सी कार्यनीति है, तो इसी बात के लिए। बाकी ये बातें जो हैं ये सही कही गई हैं कि विद्यार्थियों को पहचानने में, अभिव्यक्त करने में मदद करना चाहिए, उनकी भावनाओं में जो भी संवेगों से जूझ रहे हैं उनकी नीतियों पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 26 में 4 हम लगा देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। 27 नंबर प्रश्न है हमारा। क्या कह रहा है, बच्चों के सीखने के लक्ष्य की तरफ प्रेरित करने का प्रभावी तरीका क्या है। बच्चों को जो भी सीखना है उसके लक्ष्य की तरफ हम किस तरह से प्रेरित करें। परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने के लिए उन पर दबाव डालना, कभी भी बच्चों पर दबाव नहीं डालना है, गलत बात हो जाएगी। ठीक है, दबाव नहीं डालना है, किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं करना है। उनके प्रदर्शन की हमेशा उनके समकक्षों से तुलना करना, कहीं भी तुलना करना आ जाएगा भैया, ये नेगेटिव है। फिर हर व्यवहार के लिए इनाम या सजा प्रस्तुत करना, इनाम व दंड पुरस्कार नहीं देना है आपको बच्चों को। उनमें सीखने का आनंद, खुशी और उत्सुकता पैदा करना, ये एक बात सही कही गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। 28 नंबर प्रश्न, इसमें भी आपका एक ऑप्शन नीचे आ रहा है। चलिए इनको देख लेते हैं। पहले बोला गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में विश्वास का समर्थन नहीं करता है। बच्चों की उनकी प्रतिक्रियाओं पर गुणात्मक प्रतिक्रिया दी जानी, तो ये भी बात सही है। नेगेटिव बात पूछी गई है तो हमें नेगेटिव बताना है। शिक्षकों को चाहिए कि प्रश्न पूछने के दौरान बच्चों की उनकी सोच में विसंगतियों से अवगत कराएं। हाँ, तो ये भी बात सही है कि जब वो बच्चे कुछ सोच रहे हैं, बता रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, तो उनकी गलतियाँ बताएं, है ना, कि ये आप इसमें सुधार करें। शिक्षकों को बच्चों में भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए और उन्हें अपनी सोच पर सोचने के लिए प्रेरित करना, ये भी बात सही कही गई है। हमें बताना है कि क्या विश्वास का समर्थन नहीं है, क्या सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विश्वास का समर्थन नहीं है। फिर आपका चौथा ऑप्शन आया ये, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों को निष्क्रिय भूमिका निभानी। तो देखिए हमने कहा कि अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है तो पॉजिटिव आएगा आंसर, अगर नेगेटिव है तो आंसर भी आपका नेगेटिव आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न हमारा 29 आ गया। क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी रणनीति छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता और महत्वपूर्ण विचारक बनाने से रोकेगी, है ना। छात्रों से पूछना कि क्या वे सुनिश्चित हैं कि वे समस्या को ठीक से समझते हैं। ठीक है, फिर अगला क्या है, अगले ऑप्शन ये है कि छात्रों को उपमाओं के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों को खुद से सोचने के लिए प्रेरित करना बजाय उनके लिए सोचने के लिए, मतलब खुद से सोचने के लिए प्रेरित करने के बजाय उनके लिए सोचने के लिए। छात्रों को समस्या के देखने का केवल एक ही तरीका देखने के लिए प्रोत्साहित करना, निर्धारित समाधान पर ध्यान केंद्रित करना। तो उसने नेगेटिव बात ही तो पूछी है, तो हम ऑप्शन 4 की हो जाएंगे। देखिए क्या पूछा था उसने कि प्रभावी समस्या समाधानकर्ता को बनने से रोकेगी, है ना, तो कोई नेगेटिव बात है वही तो रोकेगी। तो इसमें क्या कहा गया है कि प्रोत्साहित करना और निर्धारित समस्या समाधान पर ध्यान केंद्रित करना, मतलब केवल एक ही तरीके के लिए क्या हम प्रोत्साहित करेंगे, हम तो उनको विभिन्न तरीके बताएंगे ना। तो ये ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। 30 नंबर प्रश्न देखिए, ये आपका प्रीवियस ईयर कब का पेपर है, तो ये 12 जनवरी 2023 का पेपर रखा गया। आप सोचेंगे कि ऐसे ही है, तो ये देखिए इसमें डेट भी दे रखी है, ये जब आपके पेपर ऑनलाइन होते थे उसका सेट है। चलिए अगला लास्ट प्रश्न है हमारा, एक माध्यमिक कक्षा की शिक्षिका के नाते आप अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ावा देंगी। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर बच्चों में आप किस प्रकार से उनको प्रेरित करेंगे, अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, सीखने में आनंद की अनुभूति को बढ़ावा देकर, भौतिकवादी पुरस्कार देकर। कभी भी बच्चों में तुलना प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, अवांछनीय व्यवहार में दंड भी नहीं देना है, कभी भी दंड पुरस्कार नहीं देना है।
तो हम लगाएंगे सीखने में आनंद की अनुभूति को बढ़ावा देके। डायरेक्ट आंसर आता है तो डायरेक्ट लगाइए, बाकी हम ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी अपने आंसर को ढूंढ सकते हैं। तो आपको इस तरीके के प्रश्न करने से आपकी समझ ही विकसित होगी, ताकि आप पेपर में जल्दी से जल्दी अपने पेपर को कर सकें, क्योंकि पेपर बहुत लेंदी हो जाता है। तो आपको डेली अगर यदि आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी आपके पेपर के टाइम, ठीक है। तो इसी प्रकार की क्लास आपकी रेगुलर होती है, आप जुड़ जाएं, जिससे आपको क्या हो कि चैनल से जुड़ जाए, ताकि आपको समय समय पर क्लास मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।